हेलो, वेरी गुड इवनिंग। पेपर हमारा बस 2 दिनों बाद है और आज मैं लेके आया हूँ फुल सेट। नेक्स्ट 30 मिनट्स में जो मैक्सिमम क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट कर पाएंगे वो करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, सजेशन है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं अभी या कभी भी देखें तो सिर्फ देखने के लिए मत करना, क्वेश्चन साथ में सॉल्व करने के लिए इसको करना, क्योंकि ये आपका हेल्प करेगा। बहुत मुश्किल पेपर मैंने नहीं लिया है, लेकिन कोशिश ज़रूर ऐसी की है कि आरआरबी क्लर्क पीओ को, आरआरबी क्लर्क मेंस को टच करता हुआ रहे, थोड़ा सा डाउन। राइट। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये आपके सिलेक्शन को बूस्ट अप देगा। आपका अटेम्प्ट कितना भी हो, मार्क कितना भी हो, मैं आपसे पहले बता दे रहा हूँ कि इसको लेना नहीं है ज़्यादा, अपना बेस्ट अटेम्प्ट करना है, सिंपल सी। और यही बात तो मैं हमेशा एग्जामिनेशन के लिए भी बोलता हूँ। चलिए, ज़्यादा टाइम ख़राब किए बिना ही डायरेक्टली शुरू करते हैं। देखते हैं किस क्वेश्चन से इस सेट की शुरुआत की गई है। पहला सेगमेंट है हमारे पास ब्लड रिलेशन का। क्या है? देयर आर 10 मेंबर्स इन अ फैमिली। 10 मेंबर्स इन अ फैमिली। अच्छा, डायरेक्टली इंफॉर्मेशन देनी शुरू कर दी है। डायरेक्टली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने जनरेशन्स हैं, कितने मैरिड कपल है। और ये क्वेश्चन SBI क्लर्क मेंस 2024 से ले रखा है मैंने, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको सॉल्व करोगे, मज़ा आने वाला है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। H इज़ द ग्रैंडफादर ऑफ F। H के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है कि ये जो H है ये ग्रैंडफादर है किसका? F का। F हु, ये हु किसके लिए? F के लिए। हु इज सिस्टर ऑफ I। ये जो F है ये सिस्टर है किसकी? I की। फर्स्ट लाइन में इतना इन्फॉर्मेशन कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट, G इज द सन इन लॉ। मैं इसको रेड से कर रहा हूँ, क्यों? G इज द सन इन लॉ ऑफ E। बाद में कन्फिग्रेशन बना लेंगे, अभी चलते हैं। D इज द सिस्टर ऑफ H। अपने पास H की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो मैं पहले इसकी सिस्टर D को बना के, अब मैंने ये किया क्यों? तो मैंने जिन 3 पर्सन को पुट कर रखा है उससे कनेक्टेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको डील कर रहा हूँ, बाकी को रेड से छोड़ रहा हूँ, तो मैंने ये कर दिया। अब क्या है? J इज़ द मदर ऑफ F। F की मदर है, इस F की मदर है, इसका मतलब इसकी शादी किससे हुई होगी? J से। J इज़ द मदर ऑफ F। कनेक्टिविटी मिलती जा रही है। अब क्या लिखा है? E इज़ द मदर ऑफ A। अभी छोड़ देता हूँ मैं इसको। E इज़ मदर ऑफ A। हमारे इसमें कन्फिग्रेशन नहीं मिल रहा, लेकिन अगर आप देखो तो G इज़ द सन इन लॉ ऑफ E एंड E इज़ मदर ऑफ A कनेक्ट कर सकते हैं वहाँ पर, लेकिन मैं चाहता हूँ ना करो, आगे बढ़ो। लेट्स सी। C इज़ फादर ऑफ B एंड द ब्रदर इन लॉ ऑफ H। H का ब्रदर इन लॉ। H का ब्रदर इन लॉ का मतलब है H की जिससे शादी हुई है, जैसे, या ऐसा भी हो सकता है कि H के सिस्टर का। चेक कर लेते हैं फिलहाल क्या इन्फॉर्मेशन है। C इज फादर ऑफ B एंड ब्रदर। ये एंड किसके लिए है बेटा? एंड इस बार किसके लिए है? एंड इस बार दिया गया है C के लिए। C इज फादर ऑफ B एंड ब्रदर इन लॉ ऑफ H। तो मैं क्या C की पोजीशन यहाँ पुट कर दूँ? कर दूँ, ये लीजिए, है ना, कर दिया। ये जो C है, C इज फादर ऑफ B एंड ब्रदर इन लॉ ऑफ H। C इज फादर ऑफ B भी कर दिया और ब्रदर इन लॉ ऑफ H। एक और कंडीशन कर देता हूँ मैं यहाँ पर C को पुट कर देता हूँ और यहाँ पर ये कर देता हूँ। ये मैंने 2 क्यों किया? H का ब्रदर इन लॉ हो सकता है H के वाइफ का भाई, हो सकता है H के सिस्टर का हस्बैंड। दोनों कंडीशन में जो पॉसिबल होगा वो करेक्ट करेंगे, जो एलिमिनेट होने वाला होगा तुरंत एलिमिनेट कर देंगे। डन? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फादर ऑफ H। E डज नॉट हैव एनी सिबलिंग्स। क्या अब हमें ऊपर वाले को कनेक्ट करना पड़ेगा? कर लेते हैं। अच्छा, ऊपर क्या लिखा है? G इज सन इन लॉ ऑफ E। ये जो E है ना, इसका सन इन लॉ, इसका मतलब इसकी एक सिस्टर है, इसकी शादी किससे हुई है? G से। G इज सन इन लॉ। सन इन लॉ का मतलब ये होता है ना किसी की बेटी का हस्बैंड, ठीक है। तो G इज सन इन लॉ ऑफ E और E इज मदर ऑफ A। ये जो E है ये मदर है A, तो क्या पॉसिबल है A को यहाँ पुट कर दे? फिलहाल पुट कर रहा हूँ, बट पॉसिबल ये भी है कि A को यहाँ डालो। देन देखेंगे आगे क्या लिखा है। E डज नॉट हैव एनी सिबलिंग्स। E के पास कोई भाई बहन नहीं है, तो E को ऐसे ही रखे हैं। अभी आगे देखेंगे। A इज द सिबलिंग ऑफ J। अब हमारे पास इस A की कनेक्टिविटी कहाँ से मिल गई? यहाँ से मिल गई।
क्या कह रहा है, ए सिबलिंग है किसका, ए सिबलिंग है जे का। तो अगर 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 सपोज कर लो कि मैं यहाँ से इस सी को हटा के यहाँ पर रख दूँ ए सिबलिंग ऑफ जे, और अगर ए की पोजीशन यहाँ है तो ए की शादी हमने किससे कराई है बेटा, ए की शादी हमने करा दी है जी से, और ए की मदर में हमने किसको पुट कर दिया है, ई को। क्या ये पॉसिबल है? हाँ। जनरेशन कितने हो गए, 1 2 3। अभी तक क्लियर है, कोई इश्यू नहीं, 100% करेक्ट जा रहे हैं अपन। ऑलराइट, ई हैज़ ओनली वन डॉटर, ई के पास केवल एक डॉटर है, इसका मतलब जे उसकी डॉटर हो गई, तो ए क्या हो गया, ये मेल पर्सन हो गया। वेट, हमें जे की देखनी पड़ेगी, जे इज मदर ऑफ एफ। इसका मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन हमने गलत कर दिया था। ऑलराइट, इसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर एक बार ध्यान से देखिए, मैंने जो लिखा था कि ए इज द सिबलिंग ऑफ जे, ये तो क्लियर है। वेट 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 वेट, ई इज मदर ऑफ ए, हमारे पास ए के लिए ये पोजीशन नहीं है, ए यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। ए के लिए ये जो दूसरा हमने लिख रखा है वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, ई हैज़ ओनली वन डॉटर, ई के पास केवल एक डॉटर है और वो तो जे हो गई। इसका मतलब ये ए की पोजीशन कैसी है, ए फीमेल है और जी हमारा क्या है, जी मेल है। अब करेक्ट हो गया, नो इश्यू। ऑलराइट, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, ए एंड आई आर नॉट द सेम जेंडर। कह रहे हैं कि ए और आई सेम जेंडर का नहीं है, तो ए अगर फीमेल है तो आई को क्या बनाना पड़ेगा, मेल है। क्या सारी अरेंजमेंट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या कन्फिग्रेशन सारे सेटल्ड हो गए? यस। क्या टाइम लगा होगा, प्रोबेबली 2-2.5 मिनट, 3 मिनट मैक्सिमम। अब देखो, इस अरेंजमेंट के पैटर्न पे अगर अपन इसको चेकआउट करें तो आपको पता ही है कि अगर ब्लड रिलेशन की बात करो, अगर पैसेज की अपन बात कर रहे हैं, तो हर पैसेज पे 2 से 3 क्वेश्चन आपका आता है। अगर आपका ये सॉल्यूशन 2 से 3 मिनट में हो जा रहा है तो अगले 1 से 1.5 मिनट में आप जो भी क्वेश्चन गिवन होंगे वो अटैम्प्ट कर लेंगे और बड़ी अच्छी कंडीशन में रहेंगे। क्योंकि मैं फिर से ये कह रहा हूँ, 30 मिनट में 40 अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 30 मिनट में अगर आप 30 अरेंजमेंट कर लेते हैं, 25 कर लेते हैं और एक्यूरेसी 100% हो जाती है, मज़ेदार हो जाएगा आपका पैटर्न। चलिए आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट, दिस इज समथिंग वी नीड टू सॉल्व। क्या है ये, लेट्स चेक इट आउट। देखिए, ये certain number of person are seated in a row facing north। नॉर्थ का मतलब ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। सर्टेन नंबर आपको पता ही है ना, पर्सन्स की इन्फॉर्मेशन नहीं पता। बहुत शानदार क्वेश्चन होता है, मेंस में पूछा जा सकता है, प्री में पूछा गया है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, बहुत मुश्किल नहीं होता है, इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो आप। बड़ा सिंपल सा पैटर्न होता है, बस इधर स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। आइए मैं एक घूंट पानी पी लेता हूँ। Some of the person like different colors। मतलब 2 वेरिएबल हो गया, पर्सन्स भी हो गए और अलग वेरिएबल भी हो गया, राइट? ओके, द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन द रो इज 4 times द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स वाइट। बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा मान लीजिए कि मैंने वाइट को पुट कर दिया और वाइट के राइट में 2, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने होंगे, 8। इसके राइट में कितने, 3, तो टोटल कितने, 12। इसके राइट में कितने, 4, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने, 16। ये डब्लू नहीं है, वाइट है, ध्यान रखिएगा। मतलब ये कह रहा है, क्या हमारे यूज का है, फिलहाल तो नहीं, आगे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और यूज भी करेंगे अपन इसका। डन। नेक्स्ट, द पर्सन हु लाइक्स ब्लू सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन who sits third to the right of the one who likes red। अब यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई देखो, एक पर्सन जो रेड पसंद करता है, एन हु मतलब एन की बात की गई है, वो थर्ड राइट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में एन है। ओके, अच्छा एन के रेस्पेक्ट में क्या है, द पर्सन हु लाइक्स ब्लू सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन के सेकेंड लेफ्ट में। इसका मतलब ये जो है ये क्या है, ब्लू है। एक पर्सन की पोजीशन यहाँ पर खाली है, तो रेड ब्लू पोजीशन एंड एन, ये अपने पास ऑप्शन है। नेक्स्ट क्या लिखा है, 2 पर्सन सिट्स बिटवीन ओ एंड एम हु सिट्स
सिक्स्थ टू द राइट ऑफ एन, एन के सिक्स साइड में, हु किसके लिए, एम के लिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और ये सिक्स किसके लिए, एम के लिए, एंड 2% सीट्स बिटवीन एम एंड ओ। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एम और ओ के बीच में 2 है, इसका मतलब हमें अजम्पशन नया बनाना पड़ेगा। रेड हो गया, ब्लू हो गया 1%, एन 1 2 3 4 5 एम। अब आप बोलोगे क्यों, क्योंकि एक में 1 2 ओ, एक में 1 2 ओ, इस कंडीशन के लिए, क्योंकि हमारे पास ये तो बोला गया कि 2% है ओ और एम के बीच में, लेकिन उसके राइट में या उसके लेफ्ट में इसकी इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं है। डन, इट्स ओके। क्या लिखा है, द पर्सन हु लाइक्स ब्राउन सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड क्यू हु इज एडजेसेंट टू ओ। इंपॉर्टेंट है ये जो है ना, क्यू और ओ पड़ोसी है, देन और Q और P के एग्जैक्टली बीच में जो पर्सन है, Q और P के एग्जैक्टली बीच में जो पर्सन है उसको कौन सा पसंद है, ब्राउन पसंद है। अब O का इधर भी पॉसिबल है, इधर भी पॉसिबल है, O का इधर भी पॉसिबल है, इधर भी पॉसिबल है, बहुत सारे ऑप्शन है। और उसके बाद भी P और Q के रिस्पेक्ट में भी अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल है, अपन फिलहाल पुट नहीं कर सकते, तो इसको अजम्पशन नंबर 1 में यहाँ पुट कर देते हैं, बाद में क्लियर करेंगे। नेक्स्ट 4%, कह रहा 4% सीट्स बिटवीन आर एंड एस। हमारे पास ना तो आर है ना तो एस है और ना तो उसके बारे में पता है राइट और लेफ्ट, तो अभी छोड़ देते हैं। डन, ओके। ओ सीट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, यहीं से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खत्म, क्वेश्चन हो गया खत्म, क्योंकि इस पोजीशन के बाद आर और एस भी मिलेगा, ओ और क्यू पी भी मिलेगा, सारे की सारी कंडीशन दोबारा रीड करिए। ओ सिट्स थर्ड फ्रॉम वन एंड एंड इज टू प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स पर्पल। अब ओ के बारे में है, वन एंड से थर्ड पे है, तो वो राइट से तो पॉसिबल, सॉरी लेफ्ट से तो पॉसिबल ही नहीं है दोनों में। इसका मतलब एक पर्सन, दूसरा पर्सन और थर्ड। क्या लिखा है, ओ सिट्स थर्ड फ्रॉम वन एंड, इसका मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड वन एंड से। इसमें अगर आप पढ़े तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हो जा रहा है, इसका मतलब ये तो यही गलत हो गया। तो हमारे पास एकमात्र ऑप्शन बचा थर्ड एंड से, इसको एलिमिनेट कर देता हूँ मैं। आपके पास ऑप्शन नहीं होता ऐसा एलिमिनेशन का, पेज पे क्लियर बनाया करिए, जो गलत हो जाए उसको गलत कर दीजिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, IBPS PO मेंस का क्वेश्चन ले रखा है मैंने। उम्मीद करता हूँ आपको समझ तो आ ही रहा होगा कि कैसे एलिमिनेशन किया मैंने। डन, प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ एंड इज टू प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ, टू प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स पर्पल। पर्पल के लेफ्ट में है, इसका मतलब ये पर्पल फर्स्ट एंड सेकेंड लेफ्ट में। डन, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है, हाँ पहले अपन इसको अरेंज कर लेते हैं, है ना। लेकिन क्या अभी पॉसिबल है, शायद नहीं पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि O के रेस्पेक्ट में Q को यहाँ पुट कर दे तो P की पोजीशन कहीं भी हो सकती है और कहीं भी ब्राउन हो सकता है। तो फिलहाल आगे ही पढ़ लेते हैं। हाँ इतना पता चल गया कि ये पर्पल लास्ट एंड पे है, अब जो भी आएगा वो उधर ही आएगा, राइट, ओके। द वन हु लाइक्स ऑरेंज सिट्स सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड, ऑरेंज वाला सेकेंड है राइट एंड से, इसका मतलब ये किसके लिए हो गया, ऑरेंज के लिए हो गया, है ना। ऑरेंज सेकेंड फ्रॉम द राइट हैंड हो गया। 2% सीट्स बिटवीन O एंड द वन हु लाइक्स ब्राउन, O और ब्राउन के बीच में 2 है, जो इधर पॉसिबल नहीं है। 1 2, ये पोजीशन किसके लिए हो गया, ब्राउन के लिए हो गया। अब ब्राउन एग्जैक्टली बीच में है P एंड Q के। O के रिस्पेक्ट में अगर Q यहाँ रखें तो 1 2 यानी कि 1 2 P यहाँ पॉसिबल है। O के रिस्पेक्ट में Q यहाँ रखें तो 1 2 3, इसका मतलब 1 2 3 यहाँ पॉसिबल है। तो फिलहाल Q और P की पोजीशन अभी भी 100% क्लियर नहीं हुआ, बट हो जाएगा। आगे क्या लिखा है, द वन हु लाइक्स ग्रीन सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन P एंड S। जो ग्रीन है, कौन है, जो ग्रीन है वो P और S के बीच में, बट कौन राइट में कौन लेफ्ट में अपने को नहीं पता। द वन हु लाइक्स वाइट सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एम, एम के इमीडिएट राइट में वाइट है। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आप देखो, एक पर्सन ये है तो आपको पहले लाइन से कनेक्ट करेगा। The total number of person in the row is 4 times the number of person sitting to the right of the one who likes white। हो गया क्लियर, यस।
वाइट के राइट में कितने, 1 2 पर्सन था क्या, ओ और ऑरेंज की पोजीशन देख लीजिए भाई, गड़बड़ हो गया। द पर्सन सीट्स, द वन हु लाइक ग्रीन सीट्स एग्जैक्टली, द वन हु लाइक्स व्हाइट इज इमीडिएट ऑरेंज, क्या ऑरेंज, ये ऑरेंज सीट सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड, हाँ, और पर्पल से नहीं, ये पर्सन नहीं है। ये मैंने क्यों बोला पर्सन नहीं, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन देखिए और हमने ही तो किया है उसको, क्या किया है हमने, पर्पल के सेकंड लेफ्ट में है, ओ की पोजीशन, ओ 4% सीट्स बिटवीन आर एंड, ओ सीट थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है वो पर्सन नहीं। अच्छा, अब वाइट के राइट में कितने हैं, 1 2 3 4, तो टोटल पर्सन कितने होंगे, 16, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ये कंप्लीट लाइन हो गया, कंप्लीट सॉल्यूशन के ऑन द वर्ज अपन पहुंच चुके हैं। आगे क्या लिखा है, आगे 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 आगे, द वन हु लाइक्स वाइट सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ हिम कर दिया, द वन हु लाइक्स ग्रे सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, जो ग्रे वाला है ना भाई, जो ग्रे है ना वो टी के थर्ड लेफ्ट है, थर्ड लेफ्ट ऑफ टी, हु सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स पर्पल, और टी पर्पल के लेफ्ट में है, तो ये पोजीशन टी की, और टी के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लेफ्ट में ये वाली पोजीशन किसकी हो जाएगी, ग्रे की, ये हो गया आपका फाइनल। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है, नीदर एन नॉर इमीडिएट नेबर ऑफ एन लाइक ग्रीन, ना तो एन और ना तो, मतलब ये कह रहा है कि ये दोनों पोजीशन ग्रीन और ये भी ग्रीन की पोजीशन नहीं है। डन। अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो जो फिलहाल हमारा अभी सॉल्यूशन जनरेट हुआ है उसमें जितने भी पोजीशन बच रही है वो पोजीशन किसकी बच रही है, सिर्फ और सिर्फ Q और P की। अच्छा, O का नेबर Q है तो इसमें तो T आ गया, ये हो गया Q और ब्राउन के बीच में कितने, एक, तो ब्राउन और P के बीच में कितने, एक, P की पोजीशन। अच्छा, अब अगर बात करें अपन किसकी, P और S की पोजीशन के बीच में ग्रीन है, तो हमारे पास ग्रीन के लिए ये तीनों ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये पोजीशन किसको, S को, और ये पोजीशन किसको, ग्रीन को। डन। और R और S के बीच में कितने हैं, 4 है, तो 1 2 3 4 ये R की पोजीशन है, 1 2 3 4 R की पोजीशन पॉसिबल नहीं है, ये R हो गया, 100% सेटलमेंट हो गया। क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, प्रोबेबली टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा है, लेकिन यही सीखने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन अगर ज़्यादा टिपिकल हो, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा हो तो उसको बाद में अटैम्प्ट करें। अभी मैंने कैसा रैंडम अटैम्प्ट किया पहला, दूसरा थोड़ा हौच पौच आपको लग रहा होगा, कोशिश ये करिए कि जब अपन ऐसे थोड़ा सा टिपिकल पजल को अटैम्प्ट कर रहे हो, जो इतना तो 100% श्योर है कि अगर सॉल्व हो जाएगा तो आपको मार्क्स बहुत शानदार देने वाला है। 5 क्वेश्चन आप इस पर सॉल्यूशन करने वाले हैं, थोड़ा सा क्लियर टाइम लेके। अगर मैं ये बोलूँ कि अगर मैं इस पजल को 5 to 6 मिनट में मेंस में सॉल्व कर लूँ तो विन विन सिचुएशन होगा मेरे लिए, क्योंकि अगर मैंने 6 मिनट में इसको सॉल्व कर लिया तो अगले 1 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा। 7 मिनट में 5 क्वेश्चन पजल का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आसानी से अपन उस स्कोर तक पहुँचेंगे जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है। डन। चलिए, ये प्रीवियस ईयर रिजर्व बैंक क्लर्क का क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी का मैंने लिया है। आप देख के खुश हो गए होंगे क्योंकि आप बहुत जल्दी अटेम्प्ट कर पाएंगे इसको। क्या लिखा है, जो भी है व्हाटएवर। पहला हमसे पूछा गया कंक्लूजन में ये G इज लेस इक्वल N। G से N को अगर चेक करें तो कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा भाई, G ये रहा, N ये रहा, इन दोनों में कॉमन कौन सा है, O है, वही है ना, O ही है। अच्छा, G से N तक चेक करना है और G को लेस इक्वल N बनाना है अपने को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली G से O तक पहुंचने में ही G छोटा हो जा रहा है, और ये सिर्फ तभी करेक्ट होगा जब सिर्फ यही साइन हो। इस वाले साइन ने सारा गड़बड़ कर दिया कि O तक पहुंचते हुए छोटा है, O से इनका रिलेशन कोई भी हो अपने को फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये तो यही गलत हो गया। नेक्स्ट, S इज़ ग्रेटर देन Q। S से Q तक जाना है, S किस में है, इसमें है, और Q किस में, इसमें। इन दोनों में कॉमन कौन सा है भाई, Z Z Z Z Z इसमें नहीं है, W इसमें नहीं है, U इसमें नहीं, P इसमें नहीं। इसका मतलब हमें कनेक्टिविटी थोड़ी डिफरेंट ढूंढनी पड़ेगी। कैसा ढूंढना पड़ेगा, S से Q तक के लिए
अपन इसमें से कोई कॉमन इसमें ढूंढेंगे और फिर उससे इसमें ढूंढेंगे, तब कनेक्टिविटी आपको निकालनी पड़ेगी। इसीलिए ये क्वेश्चन मेंस का है। ऑलराइट, देखिए ये पी 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 उसमें है क्या, उसमें नहीं है, यू है, तो यू से यू की कनेक्टिविटी। चलो S इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू यू, हमें पहुंचना है कहाँ तक, S से Q तक। U से अपन कहाँ तक चलेंगे, U से O, U इक्वल टू O, O से कहाँ चलेंगे, O इक्वल टू R और ग्रेटर इक्वल Q। अब ये कन्फिग्रेशन है, पूछ रहा है क्या S बड़ा है Q से, S क्या बड़ा है, 100% श्योरिटी नहीं है, नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड तो कैंसिल हो गया, है ना। अच्छा, जब इनइक्वालिटी का ये क्वेश्चन देखा मुझे लगा बड़ा सिंपल होगा, लेकिन नहीं, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम देना पड़ेगा आपको, इसीलिए मेंस में पूछा गया। ओके, अब कह रहा है Q इज ग्रेटर इक्वल I, Q से I तक पहुंचना है, और Q से I तक पहुंचने का रास्ता कौन सा है आपके पास, Q से O और O से I, और की को बोला गया है ग्रेटर इक्वल। ये तो 100% करेक्ट नहीं लग रहा है, क्यों, क्योंकि यहीं पर साइन क्यू की तरफ नहीं है, तो हम यहाँ पर कैसे सोच सकते हैं, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमें ऐसा लग रहा है ओनली कंक्लूजन 4, क्योंकि बाकी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 सब कैंसिल। अच्छा क्वेश्चन में से एक था। नेक्स्ट, ओह क्या है ये, डेटा सफिशिएंसी, ये क्या है, डेटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट। ऑलराइट, चलिए ये क्वेश्चन हमने कर दिया था, इस पे आते हैं। अच्छा, मेंस के सॉल्यूशन के लिए पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे भी और आपको भी। देखते हैं क्या है इसमें, क्या लिखा है। ABCDNF lives on 6 floor but not necessarily in the same order. The bottommost floor is number 1 and so on, 2 and so on, ठीक है 6 तक। On which floor does not F lives? अच्छा, on which floor number does F lives? F किस फ्लोर पे रहता है ये हमें पता करना है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को चेकआउट करना है। क्या स्टेटमेंट 1 से आंसर निकल जाएगा, यस देन ओके। क्या स्टेटमेंट 2 से आंसर निकल जाएगा, यस देन ओके। नहीं निकले तो दोनों को क्या करोगे, मर्ज करोगे। आंसर डेटा सफिशिएंसी का क्या हो सकता है, हो सकता है फर्स्ट, हो सकता है सेकेंड, हो सकता है फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को मर्ज करके, हो सकता है दोनों को मर्ज करने पे भी निकले, और हो सकता है सेपरेटली दोनों से निकल जाए। लेट्स चेक इट आउट। आपके पास टोटल कितने फ्लोर हैं, 6 फ्लोर है, तो 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या गिवन है, C lives below B। कह रहा देख भाई, ये जो C है ना B के नीचे है, इमीडिएट पॉजिटिव कितने, 2, 4, 5 नहीं पता, आगे देखेंगे। ओके, देयर इज अ गैप ऑफ 3 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर विच D एंड F lives। कह रहे कि D और F के बीच में 3 फ्लोर का गैप है, लेकिन हमें नहीं पता D ऊपर है, F ऊपर है, D किधर है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं। नेक्स्ट, D lives above F। एक क्लियर हुआ D F के ऊपर है, तो D 1, 2, 3 F, और दूसरा कन्फिग्रेशन D 1, 2, 3 F, दोनों पॉसिबल है, देखेंगे। आगे क्या लिखा है, D lives above F, who lives 2 floors below E। अच्छा, D lives above F, who, ये who किसके लिए, F के लिए। कह रहा है F E से 2 फ्लोर नीचे है, अगर F की ये पोजीशन है तो ये E की पोजीशन, F की ये पोजीशन है तो ये E की पोजीशन, 2 फ्लोर नीचे का मतलब पता है ना आपको, बीच में एक ही होगा। ओके, अच्छा, A lives above B and D, जो A है हमारा वो B और D दोनों से ऊपर है, इसका मतलब ये तो गलत है ही, A की पोजीशन यहाँ हो जाएगी, जो B और D क्या, जो सबसे ही ऊपर है। और इस कन्फिग्रेशन में अगर देखें तो आप 100% ये तो जस्टिफाई कर ही पा रहे हैं, ये B और ये C की F की पोजीशन क्या है, मतलब ओनली 1 इज सफिशिएंट, सिर्फ पहला करेक्ट है। अब आते हैं दूसरे पे।
दूसरे में देख लेते हैं, फिर से ये नंबर्स हमने लिख ही रखा है, कलर में चेंज कर देता हूँ, अपन अटेम्प्ट कर लेंगे। ऑलराइट, क्या लिखा है? ए लिव्स बिलो एफ एंड अबव बी। ये जो ए है ये एफ के नीचे है बट बी के ऊपर है। बी लिव्स इमीडिएटली अबव सी, बी इमीडिएटली अबव है सी के, ओके। एंड सी लिव्स बिलो ई, सी ई के नीचे है, सी हमारा ई के नीचे। अच्छा, इस कन्फिग्रेशन को अगर मैं देखूं तो बी और सी की पोजीशन, सी एक लाइन पढ़ लेता हूँ मैं दोबारा, सी लिव्स बिलो ई, सी ई के नीचे, तो सी 4 लोगों के नीचे है। अब एक बात बताइए, अगर मैं एफ यहाँ पुट करूँ, ए यहाँ पुट करूँ, और मान लेते हैं ऐसा कि यहाँ पुट करूँ, बी और सी यहाँ पॉसिबल है, अगर एफ को यहाँ कर दूँ तब भी बहुत सारे कंडीशन है, मतलब 100% जस्टिफाई नहीं है। इसमें कोई लाइन मैंने छोड़ा तो नहीं? प्रोबेबली नहीं। इसका मतलब केवल 1 इफ द डेटा इन स्टेटमेंट 1 आर अलोन सफिशिएंट, दूसरा सफिशिएंट नहीं है। डन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं और क्या पूछा गया। डेटा सफिशिएंसी ही करा दूँ? आई थिंक नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इस क्वेश्चन को खुद से ही सॉल्व करके, आपको पैटर्न पता चल चुका है, सॉल्यूशन करके कमेंट करिए, मुझे भी बताइए। नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। क्या लिखा है? इफ इन द गिवन वर्ड courteous, COURTEOUS, courteous. If we remove all the letters at odd position, यानी कि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ रिमूव कर दें, and then arrange all the letters in English alphabetical order, then find which letter is third, okay। तो उसके बाद हमारे पास बचेगा कौन कौन सा, कलर चेंज कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास बचेगा कौन सा, O, R, E और U। O, R, E, U टोटल 3, 3, 6 और 3, 9 लेटर्स, ठीक है। इसको अल्फ़ाबेटिकल लेटर में अगर अरेंज करें तो E आ गया, E के बाद क्या आ गया, O, then R, then U, then find which letter is third from the right hand in the new arrangement, first, second, third, O, so the correct answer is। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जब कभी भी आपसे पूछा जाता हो, बड़ा सिंपल होता है, बच्चे कई बार मिसकंसेप्शन में बहुत इजी ले लेते हैं, अटेम्प्ट पूरा नहीं करते हैं, प्रैक्टिस पूरी नहीं करते हैं, इसकी वजह से जिस टाइम पे उनको सॉल्यूशन करना होता है उस टाइम पे गड़बड़ी हो जाती है और फिर वो पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाता है उनका, या तो जल्दीबाजी में गलत हो जाता है और फिर रोते बैठते हैं। तो मेरी एक सजेशन है कि अगर कोई टॉपिक बहुत इजी लग रहा हो, देन आई रिक्वेस्ट कि उस इजी टॉपिक पे और टाइम दीजिए, ताकि वो आपका एक हथियार बन जाए कि अगर पेपर में आता हो तो 100% करेक्शन से आपका, राइट। चलिए, ऑल्दो मैं चाह तो ये रहा था कि पूरे 40 क्वेश्चन का हूँ, लेकिन इस फर्स्ट हाफ में मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो कल की क्लास में लेके आऊँगा ताकि सारे क्वेश्चंस और आपसे करा पाऊँ। बस ध्यान ये रखिए कि पेपर बहुत क्लोज है, अच्छे से अटेम्प्ट करिए, पूरा सोल्यूशन करिए, अच्छे से डिहाइड्रेटेड रहिए, फिजिकली फिट रहिए, पेपर में फिट होके जाना बहुत ज़रूरी है। सो बी सेफ, स्टे हैप्पी, जय हिंद।